हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। एक बार मैं फिर से सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग लेक्चर चला रहे हैं। इससे पहले आपको 3 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, दूसरा हमने बात किया था तीसरा वीडियो था वैदिक सिविलाइजेशन और दूसरा वीडियो जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। यानी टोटल मैंने आपको 3 चैप्टर्स को ओवरऑल कवर करा दिया है और बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कराया हूं। बहुत ही कंसाइज वे में बताने की कोशिश किया हूं और आपके एग्जाम से जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे वहीं से बनेंगे। बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं है। और जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा आगे चलकर एमसीक्यू जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अदर्स कोई प्रीवियस ईयर का पेपर अगर देखना चाहते हैं तो उससे आप चेक करिए कि जो मैं पढ़ाया हूं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वहां से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है महाजनपद। क्या नाम है? महाजनपद इस चैप्टर का नाम है। और हम लोग आज टोटल 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक महाजनपद पीरियड और दूसरा जैनिज्म। इसका मुख्य रीजन ये है कि महाजनपद जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है, मुश्किल से मुश्किल इसे पढ़ने में 10 मिनट का समय लगेगा। और इसके अलावा एक जैनिज्म चैप्टर है उसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा फास्ट में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आज 2 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद पीरियड। ठीक है, अब देखिए महाजनपद पीरियड को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल एशिया से जब मैंने आपको वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया से कुछ आर्य जो थे वो इंडिया में आए थे और पंजाब और अफगानिस्तान में जो सिंध नदी के आसपास है, इंडस नदी के आसपास है, उसके आसपास उन्होंने बसा था। तो वो लोग एक्चुअली में आया कैसे करते थे, जैसे कि एक एक ग्रुप में लोग आया करते थे। मान लीजिए सेंट्रल एशिया से एक बार में 100 लोग का ग्रुप आया तो एक कबीला हो गया। ठीक है, दूसरा बार आया तो लोग खुद में आपस में रहने लगे, तीसरा है तो तीसरा अलग जगह रहने लगे। यानी कि एक ही प्लेस पर अलग अलग बहुत सारे कबीला रहने लगे और वही कबीला आगे चलकर जब बड़ा होता गया तो वो एक जनपद कहलाया, जिसे महाजनपद के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि वही आर्य जब बड़ा हो गए, उनके कबीला जब बड़े हो गए, उनमें बड़ी संख्या आ गई तो वो लोग महाजनपद कहे जाने लगे। तो चलिए महाजनपद को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए महाजनपद को स्टार्ट करने से पहले जो पहला पॉइंट आपको यह जानना होगा कि बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 डिस्ट्रिक्ट्स। वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अंगुत्तर निकाय। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जब बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी में, ठीक है, 6ठी शताब्दी के आसपास का समय है, उसमें क्या हुआ था कि भारत जो था वो 16 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड था और उसी 16 डिस्ट्रिक्ट्स को महाजनपद के रूप में कहा जाता है। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसी से हमें जानकारी ये मिलती है। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? एक तो एग्जाम में इस पॉइंट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि जनपद टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे, तो टोटल जो महाजनपदों की जो संख्या वो 16 थी। और दूसरा आपको ये पूछेगा कि ये 16 डिस्ट्रिक्ट का जो हमें एविडेंस मिलता है वो कहां से मिला है, तो ये हमें मिला है अंगुत्तर निकाय। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि अंगुत्तर निकाय किस रिलीजन्स का ये ग्रंथ है, तो ये बौद्ध बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इससे भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो पॉइंट मैं बताऊंगा यहां पर आपको यह समझना होगा कि टोटल जो है 16 जनपद है, महाजनपद है, और 16 महाजनपद का कुछ नहीं तो कैपिटल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दे रहे हो, बीएचयू का कोई पेपर दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस दे रहे हो, इसके अलावा ऐसा कोई कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो जहां पर आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। देखो अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो इसमें अब चंपा है तो चंपा का कहां वाले जो एरिया है उस एरिया को भी उसमें डिटेल में बताया गया है, तो उसे हमें जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें महाजनपद और कैपिटल आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो गारंटीड मानिए इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। देखिए तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल महाजनपद थे और सभी महाजनपदों का कैपिटल, तो जिसमें पहला है अंग का जो कैपिटल था वो था चंपा। सेकंड है मगध, मगध का था राजगिरी, जो पाटलिपुत्र वाला एरिया बोला जाता है उसी को राजगिरी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा तीसरा है वज्जी। क्या है? वज्जी। वज्जी कहां पर है? तो ये वैशाली में है। चौथा है मल, इसको बोलेंगे मल। मल जो है ये कुशीनारा में है। ठीक है, इसका जो कैपिटल का है कुशीनारा है। काशी, काशी का जो कैपिटल है वाराणसी है। कोशला का जो कैपिटल है श्रावस्ती है।
वत्स का जो कैपिटल है वह कौशांबी है, चेदी का जो कैपिटल है वह शक्तिमती है, कुरु का जो कैपिटल है वह इंद्रप्रस्थ है, पांचाल का जो कैपिटल है वह अहिछत्र, और सूरसेन का जो कैपिटल है वह मथुरा, मत्स्य का कैपिटल है विराटनगर। इसके अलावा अवंती का जो कैपिटल है उज्जैन, अश्मक का कैपिटल है पोटली, गांधार तक्षशिला और कंबोज हाटक। इतना पॉइंट्स आपको डिटेल में याद होने चाहिए। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए अवंती का जो कैपिटल कहां है, तो आपको बताना होगा उज्जैन। अश्मक का कैपिटल बताइए पोटली। अब बताइए पोटली जो कैपिटल है वो किस महाजनपद का है, तो अश्मक। तो इस तरीके से अपोजिट वाइस वर्सा आपको अलग से याद होने चाहिए। और यहां से गारंटेड बोल रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब रहा महाजनपद में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। हिस्ट्री में अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो इसके अलावा और कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन इसे देखने को मिलते हैं। तो जैनिज्म को स्टार्ट किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए जैनिज्म जो थे, जैसे कि अब क्या हुआ कि आपको जैसे पता चला होगा कि जब वैदिक सिविलाइजेशन था, ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि स्त्रियों के साथ जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें महिलाओं के साथ थोड़ा सा जो स्थिति थी वो गंभीर हो गई थी। लोग उसको महिलाओं को एज अ प्रॉपर्टी के रूप में देखने लगे थे। गलत गलत कुरीतियां आ गई थी, गलत गलत काम होने शुरू हो गए थे, प्रोस्टिट्यूशन का काम स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके इस सब को रोकने के लिए अलग अलग धर्म निकल कर आए। ठीक है, उसी में एक धर्म है जैनिज्म, उसमें बुद्धिज्म निकल कर आया, इस्लाम धर्म निकल कर आया, इसके अलावा आपको पर्शियन धर्म निकल कर आया, इसके अलावा आपको और बहुत सारे धर्म से निकल कर आए, क्रिश्चियनिटी का धर्म निकल कर आया। उसके बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैनिज्म के बारे में। देखो जैनिज्म में जो पहला पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट वहां पे गड़बड़ है। चलिए इस पॉइंट को आपको नकारना होगा, यह पॉइंट वहां का आपको इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको न काट देना है। ठीक है, यह पॉइंट जो है आपके लिए नहीं है, कि इसकी जानकारी हमें पहले मिल चुकी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है फाउंडर एंड फर्स्ट तीर्थंकर। जैनिज्म का जो फाउंडर है और पहले तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभ देव है। क्या नाम है उनका? ऋषभ देव। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बनना आपके दिमाग में आता है, कोई तीर्थंकर है क्या? अब देखो, अगर कोई धर्म आएगा तो उस धर्म की कोई ना कोई प्रमोटर होंगे, कोई ना कोई उसे प्रचार करने वाला जरूर होगा, तो कोई ना कोई से प्रचार करना भी जरूरत है। तो उसी को प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए इसमें जैनिज्म में तीर्थंकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो फाउंडर थे और पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। और टोटल इस तरीके से टोटल 24 प्रमोटर हुए हैं। कितने हुए हैं? टोटल 24 प्रमोटर्स हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं जैनिज्म में। तो आपसे क्वेश्चन पहला ये बनेगा कि ये बताइए हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो आपको बताना है ऋषभ देव। और दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि टोटल जो है जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल हुए 24। चलिए तीसरा जो पॉइंट्स है, पहले जो तीर्थंकर थे, देखो अब क्या हुआ ना कि अलग अलग जो तीर्थंकर निकल कर आए तो वे लोग अपने को सिंबल से डिनोट करना शुरू किए। ठीक है, अपने को ये लोग सिंबल से डिनोट करना शुरू किए। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, जिनका सिंबल है ऑक्स। दूसरा आप देखो, पहला के बाद आपको 22वां याद करना है। उसके बाद लॉर्ड ऋषभ देव के बाद अजीत नाथ देव सेकंड नंबर पे थे। ठीक है, उसके बाद संभवनाथ थे, तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अजीत नाथ का हाथी था, संभवनाथ का हॉर्स था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रखने हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आपको याद रखना है। तो ऋषभ देव का जो सिंबल है वो है ऑक्स है। 22 आपसे पूछ सकता है जिनका नाम है अरिस्टेमी, इनका जो सिंबल है वो कॉन्च। कॉन्च का मतलब होता है शंख। उसके बाद 23 है वो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का क्या है? सरपेंट यानी सर्प है। और 24 जो है वो महावीर, जिनका सिंबल है लायन। ठीक है, तो पहले थे लॉर्ड ऋषभ। लॉर्ड ऋषभ का जो सिंबल है वह ऑक्स है। 22 अरिस्टेमी, उनका कॉन्च सिंबल है।
23rd है पार्श्वनाथ जो सरपेंट है, और 24th जो है वो महावीर है, उनका जो सिंबल है वो लायन है। इतना आपको हो सके ना, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि यहां पर आपने क्लियर कर लिया होगा। अब देखिए, अब अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, अब वो पॉइंट है द नेम ऑफ टू जैन्स तीर्थंकर्स ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। तो जैसा कि मैंने आपको ऋग्वेद में बताया था, ऋग्वेद में आपको यह बताना है कि ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख, ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जो एविडेंस मिला है वो किस मंडल से उसकी जानकारी मिलती है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए, दो जो तीर्थंकर थे, एक अरिष्टनेमी और एक ऋषभदेव, यानी पहले और 22वें, इन दोनों का जो नाम है वो ऋग्वेद में भी मेंशन मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनेगा कि ये बताइए किन दो तीर्थंकर का ऋग्वेद में मेंशन किया गया। तो पहले हो गए ऋषभदेव और दूसरे हो गए अरिष्टनेमी। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनने को देखने को मिलेगा। पार्श्वनाथ जो थे वो 23rd तीर्थंकर थे, जैसा कि आपको बताया गया कि पहले जो थे भगवान महावीर थे, 22वें थे अरिष्टनेमी, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें जो थे उनका क्या नाम था, महावीर। पार्श्वनाथ का जो सिंबल क्या था, तो पार्श्वनाथ का जो सिंबल था वो था सर्प था, सरपेंट था, ठीक है। सन ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी किंग अश्वसेन ऑफ काशी। काशी में एक डायनेस्टी था इक्ष्वाकु डायनेस्टी, उसके जो राजा थे अश्वसेन, उसके पुत्र का नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो आपको जानना है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, रिनंसिएशन लाइफ एट द एज ऑफ 30। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष का जब इनका जन्म उम्र हुआ, तो 30 वर्ष की उम्र होने के बाद इन्होंने संन्यास लेने की सोचा, ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में। और महावीर भी जो है वो भी 29 या 30 के आसपास से उन्होंने भी अपने जीवन को संन्यास लेने के बारे में सोचा था, ठीक है। तो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लेने के बारे में सोचा, ठीक। मेजर टीचिंग्स जो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, कोई ना कोई जब जानकारी ले लेगा, किसी को कोई ना कुछ ज्ञान हो जाएगा, तो वो जरूर है कि अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इन्होंने अपने कुछ ज्ञान दिए, जिसमें पहला जो ज्ञान है वह अहिंसा, ठीक है। इन्होंने जो पहला ज्ञान दिया वो क्या दिया, अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। अब कहा जाता है कि महात्मा गांधी रियल फाउंडर है अहिंसा के। इसके पहले पार्श्वनाथ जो थे वो अहिंसा को देकर आ गए थे, और इन्हीं लोग के नाम पर, इन्हीं लोग की जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का जो रूप दिया था। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, सत्य। सत्य का मतलब होता है कि सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। ये सारे मेजर टीचिंग्स है पार्श्वनाथ का। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह अस्तेय। अस्तेय का जो मतलब होता है वो चोरी नहीं करना, नन स्टीलिंग, नन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करना। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति नहीं रखना, नन पोजेशन। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, पहले क्वेश्चन आपको यह बनेगा कि जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर का क्या नाम है, पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम है, अश्वसेन। अश्वसेन जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु डायनेस्टी किस एरिया में ये थी, तो ये काशी में थी। इन्होंने किस एज में इन्होंने संन्यास लेने के बारे में सोचा, तो 30। इसके बाद मेजर टीचिंग्स इनके क्या क्या है, तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा नहीं करना, सत्य का मतलब होता है कि झूठ नहीं बोलना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति नहीं रखना, ठीक है। यहां तक हो सके ना हो सके सारा चीज पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब हम लोग जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो भगवान महावीर के बारे में आएंगे। भगवान महावीर जो थे 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी में, कुंडलग्राम वैशाली में। वैशाली जो है बिहार का एक एरिया पड़ता है, ठीक है। तीसरा इनका जो बचपन का नाम है, इनका बर्थ का जो नेम है वो था वर्धमान। उसके अलावा इनके पिता का जो नाम था, फादर्स का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। इसके अलावा इनके मदर्स का जो नाम था वो था त्रिशला, और इसके अलावा इनके वाइफ का जो नाम था वो था यशोदा। इनके डॉटर्स का नाम था प्रियदर्शनी या फिर अनोज्ञा, ये दोनों आपसे पूछ सकता है, प्रियदर्शनी या फिर अनोज्ञा। और इनके सन इन लॉ यानी इनके दामाद का नाम था जमाली। जमाली जो होंगे वो
प्रियदर्शनी के हस्बैंड हो गए। तो इतना आपको पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। और यहां से डायरेक्ट भगवान महावीर के बारे में आपसे क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन आपसे यह बनेगा कि भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो 540 बीसी कुंडलग्राम के वैशाली में। ये 24 तीर्थंकर थे। इनका बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता जी का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके डॉटर्स का नाम प्रियदर्शनी था। और इनके दामाद का नाम सन इन लॉ का नाम जमाली था। इतना आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक अलग पॉइंट पे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहां पर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, रेनंसिएशन एट द एज ऑफ 30 विद द परमिशन ऑफ ब्रदर नंदीवर्धन। कहीं कहीं आपको 29 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 30 भी देखने को मिलेगा। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, सोचिए जब 30 वर्ष की अवस्था में ये गए तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछा और नंदीवर्धन ने भी इनका सपोर्ट किया और नंदीवर्धन जी के कहने पर इन्होंने संन्यास लेने के बारे में सोचा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। इसके अलावा इसके बाद जब इन्होंने संन्यास लेने के बारे में सोचा होगा तो कहीं ना कहीं ये बैठ के अपने तपस्या की होंगी। तो इनको जब नॉलेज कब, रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज अंडर साल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका नियर जिरिम्बिक ग्राम। ठीक है, तो देखो यहां पर क्वेश्चन को समझना। ये जो थे भगवान महावीर थे, जिरिम्बिक ग्राम है, एक गांव का नाम है जिरिम्बिक। उसी गांव में, जिरिम्बिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर, याद रखिएगा, जिरिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी वहीं पर इन्होंने तपस्या किया। ठीक है, इन्होंने अपनी तपस्या किया और ये लगभग 12 वर्ष की तपस्या इस जगह पर किए थे। इसके बाद इनको नॉलेज का रियलाइजेशन हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि इनका जो रिनंसिएशन इन्होंने लिया था वो 30 वर्ष की अवस्था में लिया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पे। और दूसरा आपसे ये पूछेगा कि इनको जो नॉलेज की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जिरिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहां तक सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिया हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट सेरमन, फर्स्ट सेरमन, प्रथम उपदेश। अब देखो किसी को जब जानकारी मिलेगा, किसी को ज्ञान प्राप्त होगा तो उसका जो मेन मकसद क्या होगा, अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को अलग अलग लोगों तक पहुंचाना। तो इन्होंने पहला जो ज्ञान दिया था वो कहां दिया था? राजगृह में दिया था। पहला इन्होंने जो ज्ञान दिया था वो राजगृह में दिया था। और एक चीज और बता दूं कि बुद्ध जो थे वो पहले जो ज्ञान दिए थे वो दिए थे आपको सारनाथ में, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको यह जानना है कि इन्होंने पहले जो उपदेश दिए थे वो राजगृह में दिए थे। ठीक है, इसके अलावा इनके पहले फॉलोअर थे जमाली थे, जो सन इन लॉ थे भगवान महावीर के। ठीक है, और इनके पहले नन, नन का मतलब था भिक्षु, भिक्षुनी। तो पहले जो भिक्षुनी थे उनका क्या नाम था? तो चंपा, चंपा। और चंपा जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक, और आगे जाकर, ठीक है, आगे जब हो गए तो इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो शिष्य थे, वो लोग 11 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए? टोटल 11 पार्ट्स में इन्होंने टोटल को डिवाइड कर दिया। और इनके पहले प्रीचर आफ्टर महावीर, अब जैसे कि भगवान महावीर के बाद पहले जो उपदेशक हुए उनका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था? आर्य सुधर्मा। तो यहां से क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा? पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि नंदीवर्धन कौन थे? तो भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम था। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनको नॉलेज का रियलाइजेशन कहां पर हुआ? तो जिरिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इनके पहले शेरमन कौन थे? राजगिरी थे। फर्स्ट फॉलोअर्स कौन थे? जमाली। पहले नन चंपा। और इनके शिष्य जो थे वो 11 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। और पहले जो प्रीचर हुए महावीर के बाद वो थे आर्य सुधर्मा। यहां तक सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, इनका जो डेथ हुआ था वो 468 बीसी पावापुरी राजगीर बिहार में हुआ था, जहां पर इन्होंने पहला सेरेमन दिया था। ठीक है, पहला इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक, इसके अलावा आपसे अब जैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैनिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यहां से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, यहां तक आपको सारा चीज क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक सारी चीज आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैनिज्म। ये हट क्यों जा रहा है? चलिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आ रहा है वो चला जा रहा है। ठीक, पहला जो पॉइंट है वो है जैनिज्म embraced his spiritual thought their सांख्य फिलोसफी।
जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। आपको मैंने बताया था कि जो सांख्य फिलॉसफी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, प्रमोटर्स थे, उनका नाम क्या था, कपिल था। तो सांख्य फिलॉसफी से, ठीक है, सांख्य फिलॉसफी से जैन जो थे, जो जैनिज्म थे, जैन धर्म जो है वो इन्हीं से ज्यादा जो भी थॉट्स वगैरह लिया गया वो सांख्य फिलॉसफी से ही लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा गॉड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म, ठीक है। जैन धर्म में ये लोग ईश्वर को नहीं मानता, ये लोग का मानना है कि ईश्वर नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं वही ईश्वर की आज्ञा है, वही हम खुद हैं, ईश्वर को ये लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, स्पिरिट इज रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म। जैनिज्म में आत्मा को ये लोग जरूर मानता है, ठीक है, ये लोग आत्मा को मानता है, बल्कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक। जो कोई जैन वाले होंगे तो वो जरूर इस वीडियो को कहीं देख रहे होंगे तो वो लोग उसको अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करिएगा। महावीर बिलीव्ड इन रीबर्थ एंड कर्मिज्म। भगवान महावीर जो थे वो पूर्व जन्म और अपने कर्म पर विश्वास रखते थे। ये लोग तो इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए जैनिज्म का, तो पहला जो है कि इन्होंने अपनी जो भी जानकारी लोग भी जी ली है वो सांख्य फिलॉसफी से ली है। ये लोग भगवान ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये लोग आत्मा को मानते हैं, स्पिरिट को मानते हैं। और जैनिज्म में रीबर्थ और कर्मिज्म पे लोग मानते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब अगला जो पॉइंट्स है, अब त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म में 3 रत्न दिए गए हैं। अब देखो, अब जैसे कि हर धर्म है तो हर धर्म का कुछ ना कुछ मोक्ष प्राप्त करने का एक नॉलेज होता है, एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मूला की तरह देख सकते हैं। तो जैनिज्म के द्वारा 3 रत्न दिए गए हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। पहला है राइट बिलीफ। राइट बिलीफ का मतलब होता है सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन। दूसरा है राइट नॉलेज। राइट बिलीफ मतलब कि अपने बिलीफ को अच्छा होना चाहिए, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा जो है वो क्या है, राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब होता है सम्यक आचरण। तो 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म क्या है, तो राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ जैनिज्म के बारे में, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ जैनिज्म के बारे में जो पहला है कि आगे चलकर जब इनके आपस में जैनिज्म में विवाद हुआ तो आगे चलकर जो जैनिज्म थे वो 2 पार्ट में बन गया। पहला बट गया भद्रबाहु और दूसरा बट गया आपको स्थूलभद्र, ठीक है। ये 2 अध्यक्ष हुए। पहला जो ये लोग भद्रबाहु में बट गए और दूसरा स्थूलभद्र में बट गए। इसके पहले भी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो चैप्टर 1 पढ़ाया था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उसमें भी आपको जैनिज्म के कुछ पार्ट्स मैंने वहां पर डाले हैं। तो इस पार्ट को वहीं पर डाला गया है, यहां पर नहीं डाला गया है, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपको डिटेल डिवीजन ऑफ जैनिज्म के बारे में, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए, अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैन टेम्पल इन खजुराहो वेयर बिल्ट बाई चंदेल रूलर्स। तो आपने खजुराहो का जैन टेम्पल्स के बारे में जरूर सुना होगा, किसके द्वारा बनाया गया है, तो चंदेल रूलर्स के द्वारा इसे बनाया गया है। उसके बाद द बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर इज इन द कल्प सूत्र कंपोज्ड बाय भद्रबाहु। जैन तीर्थंकर का जो बायोग्राफी है वो कल्प सूत्र में है, जिसकी रचना किए थे भद्रबाहु, ठीक। अब और यहां पर एक लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो जैनिज्म का 2 काउंसिल हुआ था, पहला काउंसिल हुआ था 300 बीसी में और दूसरा काउंसिल हुआ था 512 एडी में, 512 एडी में, ठीक है। पहला काउंसिल कब हुआ था, 300 बीसी में, और दूसरा काउंसिल कब हुआ था, 512 एडी में, ठीक। अब इसको कहीं कहीं आपको 6th सेंचुरी में मिलेगा, ठीक है। ये जो 512 एडी है, कहीं कहीं आपको ये 6th सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। तो आप या तो 512 एडी याद रखो या फिर 6th सेंचुरी याद रखो, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कन्फर्म जैसे 512 एडी याद रखोगे तो 6th सेंचुरी भी आप आराम से बना लोगे। पहला जो हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था आपको बल्लवी में। बल्लवी कहां पर पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, और पाटलिपुत्र बिहार के पटना वाले एरिया को पाटलिपुत्र कहा जाता है। पहला जो जैन काउंसिल हुआ था, तो पहले जैन काउंसिल में जो चेयरमैन थे उनका नाम था स्थूलभद्र, और दूसरा में जो हुए उनका नाम क्या हुआ, चेयरमैन क्षमाश्रवण। ये 2 काउंसिल हुए थे। दोनों काउंसिल आपको याद होना कि पहला जो हुआ था 300 बीसी में और दूसरा हुआ था 512 एडी में। पहले में कौन थे, स्थूलभद्र जो चेयरमैन थे, दूसरे में कौन थे, क्षमाश्रवण थे। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा कहां हुआ था, वल्लभी में। वल्लभी कहां पर रहता है, तो गुजरात में है।
तो ये रहा पूरा डिटेल्स वीडियो, मैंने आपको जैनिज्म के बारे में दे दिया और महाजनपद के बारे में दे दिया। तो अभी तक हम लोग टोटल 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, दूसरा चैप्टर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा का नाम है वैदिक सिविलाइजेशन, चौथा चैप्टर है महाजनपद और पांचवा चैप्टर है जैनिज्म। तो 5 चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिया हूं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास हुआ कि आपको इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखो मैं समझ सकता हूं कि स्टैटिक पोर्शन आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टफ लेवल बन जाते हैं, लेकिन अभी से अगर उसको धीरे धीरे करके पढ़ा जाए और कंसाइज वे में पढ़ा जाए, एकदम डिटेल वे में नहीं पढ़ना है, हमें कंसाइज वे में पढ़ना है जहां से हमें सिर्फ क्वेश्चन देखने और उसके आंसर सॉल्व हो जाए। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद तो आगे चलकर जब खत्म हो जाएगा तो एक मैराथन में मैं लगा रहूंगा जिसमें एक वीडियो में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को मैं कवर करूंगा एक शॉट में। ठीक है, एक शॉट में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, करंट अफेयर्स तो पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं। करंट अफेयर्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी सोच रहा हूं, उसके भी आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूं या फिर कुछ पढ़ा दूं। ठीक है, तो आपको पढ़ते जाना है। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी देने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछे उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।